गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट हम लोग कल से करेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आप लोगों का केमिस्ट्री वीक है, आप लोग केमिस्ट्री में अभी कुछ नहीं जान रहे हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज के क्लास का यूज हर चैप्टर में होना है। हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आज के क्लास का यूज उन चैप्टर में आएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ जिसको कि हम लोग मैटर कहते हैं, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, और हिंदी नाम क्या है, पदार्थ। तो पहले समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। दुनिया में उपस्थित वह सभी वस्तु जिसका कि द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर से सुनिए, दुनिया में उपस्थित वह सभी वस्तु जिसका कि द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। अगर पदार्थ शुद्ध है तो वह तत्व और यौगिक होगा, और अगर पदार्थ अशुद्ध है तो वह मिश्रण होगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि पदार्थ क्या है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि पदार्थ क्या है और आंसर में लिखिए कि दुनिया में उपस्थित वह सभी वस्तुएं, दुनिया में उपस्थित वह सभी वस्तुएं जिसका कि द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो उसे पदार्थ कहते हैं। दुनिया में उपस्थित वह सभी वस्तुएं जिसका कि द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ के एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, लोहा, तांबा, चांदी, जल, हवा, etc। याद रखना है कि हम लोग जिस चीज़ को भी देख पा रहे हैं वह सबका सब पदार्थ है। जिस चीज़ को भी देख पा रहे हैं वह सबका सब पदार्थ है, क्योंकि जिसको देख रहे हैं उसका द्रव्यमान है, और जिसका द्रव्यमान है वह क्या है, वह पदार्थ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पदार्थ क्या है। तो ये चौक, ये बोर्ड, ये घर, हम लोगों का शरीर, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है कि पदार्थ शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। तो अगर पदार्थ शुद्ध है तो उसमें आता है तत्व और यौगिक। तो हम लोग का दूसरा नंबर पर है तत्व, जिसको कि हम लोग एलिमेंट कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, तत्व। तो हम लोग को अब ये जानना है कि ये तत्व क्या है। तो जरा ठीक से समझिए। मान लीजिए कि एक चांदी का टुकड़ा है। चांदी का संकेत क्या होता है, चांदी का संकेत होता है Ag। तो अब इस चांदी में बहुत छोटा छोटा कण है, और ये जो छोटा छोटा कण है इसको हम, इस छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। इस छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। तो जब कई परमाणु मिला है तब इस बड़े टुकड़ा का निर्माण हुआ है। तो ये जो बड़ा टुकड़ा है, इस बड़े टुकड़ा को हम लोग तत्व कह रहे हैं, और तत्व का जो छोटा कण है उसको हम लोग परमाणु कह रहे हैं। तो इसमें जितना भी परमाणु है वो सारा परमाणु चांदी का है। ऐसा है कि अगर हम लोग चांदी को काटेंगे तो इससे लोहा निकलेगा। अगर चांदी है तो इससे कभी लोहा निकल नहीं सकता है। इसका मतलब यह शुद्ध पदार्थ है, इससे दूसरा चीज निकलने वाला नहीं है। तो याद रखना है कि तत्व किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ, वैसा शुद्ध पदार्थ जिसके कि सभी परमाणु आपस में समान होते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा शुद्ध पदार्थ जिसके कि सभी परमाणु आपस में समान होते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तो याद रखना है कि अगर ये चांदी का टुकड़ा है तो इसमें जितना भी छोटा छोटा कण होगा वो सारा कण चांदी का ही होगा। तो जितना भी कण है वो सब आपस में समान है, और जब सभी परमाणु आपस में समान होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि तत्व क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि तत्व क्या है, और आंसर में लिखिए आप लोग कि वैसा शुद्ध पदार्थ
जिसके सभी परमाणु आपस में समान होते हैं, वैसा शुद्ध पदार्थ जिसके सभी परमाणु आपस में समान होते हैं उसे तत्व कहते हैं। वैसा शुद्ध पदार्थ जिसके सभी परमाणु आपस में समान होते हैं उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। पॉइंट बना के लिखिए। अब तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अब तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अब तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। लिखा गया। तो अब हम लोग तत्व के बाद तीसरा नंबर पर पढ़ने वाले हैं परमाणु। जिसको कि इंग्लिश में हम लोग एटम कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। तो अब हम लोग को जानना है कि परमाणु क्या होता है। तो जरा समझना है ठीक से। किसी भी तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जो कि अविभाज्य हो, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। ये अविभाज्य कहने का क्या मतलब है? ये जो एटम है, ये एटम शब्द बना है एटिमो से। याद रखना है कि ये एटम एक ग्रीक शब्द एटिमो से बना है। ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है एटिमो, और इसी से बना है एटम। और इस एटिमो का अर्थ होता है अविभाज्य, अनकटेबल, जिसको कि और छोटा करना और काटना संभव ना हो। तो याद रखना है कि किसी तत्व को जब इतना छोटा किया गया, इतना छोटा किया गया कि और उसको छोटा करना संभव नहीं रहा, उसको और विभाजित करना संभव नहीं रहा, तो उस छोटे से कण को ही नाम क्या दिया गया? परमाणु। इसका मतलब कि परमाणु तत्व से निकलता है। तत्व के ही सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि परमाणु क्या है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, परमाणु क्या, और आंसर में लिखिए। आंसर में लिखिए, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित करना संभव ना हो, जिसे और विभाजित करना संभव ना हो, अर्थात जो अविभाज्य हो, अर्थात जो अविभाज्य हो, उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। तो याद रखना है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। तत्व जो होता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि उससे दूसरा चीज निकालना संभव नहीं है। तो अब हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु के चित्र से। परमाणु, जिसको कि हम लोग हिंदी में परमाणु कहें और इंग्लिश में हम लोग उसको एटम कह रहे हैं। ठीक है, ये एटम शब्द बना किससे? एटिमो से। एटिमो, सॉरी, इस एटिमो का अर्थ क्या है? अविभाज्य। इसका मतलब परमाणु जो होता है वह अविभाज्य होता है, उसको और विभाजित करना संभव नहीं है। तो अब जरा ठीक से ध्यान देना है। परमाणु का चित्र में सबसे बीच में आता है नाभिक, और इसके चारों तरफ गोल गोल में घूमता है इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ जो ये गोल गोल है, इस गोल गोल को हम लोग कहते हैं कक्षा। तो याद रखना है कि ये बीच वाले का नाम क्या है? तो इसका नाम है नाभिक। इसका नाम है नाभिक, है ना। और ये जो गोल गोल है इसका नाम है कक्षा। इसका नाम क्या है? कक्षा। तो याद रखना है कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक में दो कण उपस्थित है। एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो कक्षा है इसमें है इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि कक्षा में क्या घूमता है? तो कक्षा में घूमता है इलेक्ट्रॉन। इस सभी कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये जो नाभिक है, ये नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये उदासीन है। और इन्हीं तीनों कण को हम लोग मौलिक कण कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि परमाणु में कितने मौलिक कण हैं,
तो हम लोग बोलेंगे 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मौलिक कण इंग्लिश है फंडामेंटल पार्टिकल। तो याद रखना है कि ये जो पहला कक्षा है इसका नाम है के, दूसरा जो कक्षा है इसका नाम है एल, तीसरा जो कक्षा है इसका नाम है एम, चौथा जो कक्षा है इसका नाम है एन, और ऐसा ऐसा अनंत कक्षा है। तो ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है और ये चौथा कक्षा है। तो याद रखना है कि ऐसा ऐसा अनंत कक्षा है। तो पहले कक्षा का नाम के, दूसरे का नाम एल, तीसरे का नाम एम, चौथे का नाम एन, और इस तरह से कई कक्षा है। और इस कक्षा में घूमता क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि यह परमाणु का चित्र है। आप लोग इसको उतारिए। तो अभी हम लोग देखें कि दुनिया में जितना भी चीज है उसको हम लोग पदार्थ कर रहे हैं। पदार्थ अगर शुद्ध है तो उससे तत्व आया, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहें। परमाणु के चित्र में हम लोग ये देखें कि परमाणु में 2 भाग है, एक भाग है नाभिक और दूसरा है कक्षा। नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कक्षा में घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग कक्षा के बारे में समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए कक्षा। क्वेश्चन लिखिए कक्षा, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, या फिर इसका दूसरा नाम है सेल। तो याद रखना है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कक्षा क्या है। तो जरा ठीक से ध्यान देना है। ये हो गया नाभिक, और इसके जो चारों तरफ गोल गोल है इसी को हम लोग बोल रहे हैं कक्षा, है ना। पहला कक्षा के, दूसरा कक्षा एल, और इसमें घूम क्या रहा है? तो इसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन है कि कक्षा क्या है। तो परमाणु के अंदर का वैसा भाग जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम लोग कक्षा कहते हैं। परमाणु के अंदर का वैसा भाग जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। एक लाइन में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को ही कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को ही क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। आ रहा है बात आप लोगों को समझ में? ये हम लोग का नाभिक हो गया। सबसे पहला कक्षा जो है इसका नाम है के, दूसरा जो है इसका नाम है एल, तीसरा जो है इसका नाम है एम, चौथा जो है इसका नाम है एन। तो इस तरह से अनंत कक्षा है। तो याद रखना है कि नेम ऑफ सेल, नेम ऑफ सेल, कक्षा का नाम। तो कक्षा का नाम हो गया के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, डॉट डॉट। हम लोगों को 7 कक्षा तक का यूज पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षा तक का यूज पड़ेगा। मतलब के से लेके क्यू तक का यूज पड़ेगा। 7 कक्षा का ही क्यों यूज पड़ेगा? क्योंकि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, इसलिए हम लोगों को 7 तक का यूज पड़ेगा। तो आप लोगों को 7 कक्षा तक याद रखना है, के से लेके क्यू तक। अब इसमें रहता क्या है? तो इस कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में रहता क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग नीचे लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी कक्षा में हमको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n²। इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। इस फॉर्मूला से हम लोग बता सकते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग के सबसे पहले कक्षा का नाम क्या है? के। तो के सेल, के सेल, तो के पहला कक्षा है तो इसके लिए n का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना 2 2। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। तो याद रखना है कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा कक्षा एल सेल ले लें, एल सेल कई नंबर पर है? 1 2 नंबर पे। तो यहाँ पर इसके लिए n का मान हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 गुना 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 8।
तो इसी तरह से ये 3 नंबर पर है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 18 आएगा। ये 4 नंबर है, 1 2 3 4, चौथा कक्षा है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32, इसका मतलब चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 नंबर पर है, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूना 50, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 50 है। इसमें निकालेंगे तो 72 है और इसमें निकालेंगे तो 98 है। तो याद रखना है कि किस कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50, इसमें 72, इसमें 98। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना है, 2 8 18 32 50 72 98, 2 8 18 32 50 72 98। ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया के से किसका, क्यू का। के हो गया किंग और क्यू हो गया क्वीन। तो राजा रानी से बात करेगा कितना नंबर पे, 2 8 18 32 50 72 98। ये एक ट्रिक है, ऐसा नहीं कि ये राजा और ये रानी है, बस मैं याद रखने के लिए एक ट्रिक आप लोगों को बता दिया। तो याद रखना है कि राजा से रानी का नंबर कितना है, 2 8 18 32 50 72 98। तो ये जो 2 8 है, ये है क्या, तो ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो याद रखना है कि के सेल में, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8, इसमें 18। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आया कैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन आया किससे, फार्मूला से आया है 2n स्क्वायर से। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है कि कक्षा क्या है ना। तो आप लोग क्वेश्चन लिखे कक्षा क्या है, और इसके आंसर में लिखिए, आंसर में लिखिए कि परमाणु के अंदर का वैसा भाग, परमाणु के अंदर का वैसा भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे कक्षा कहते हैं। परमाणु के अंदर का वैसा भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे कक्षा कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को ही कक्षा कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को ही कक्षा कहते हैं। पॉइंट बना कर लिखिए, पॉइंट बना करके लिखिए कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां n कक्षा की संख्या है, जहां n कक्षा की संख्या है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है कक्षा का नाम, और दूसरा पॉइंट क्या है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कक्षा का नाम हो गया KLMNOPQ, और ये सब इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो ये मोबाइल नंबर की तरह आप लोगों को याद होना चाहिए, 2 8 18 32 50 72 98। याद हुआ आप लोगों को, 2 8 18 32 50 72 98। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग उतारिए, कक्षा का नाम और इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो हम लोग अभी कक्षा के बारे में देख लिए कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को कक्षा कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। सबसे पहला कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा L, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा M, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को मोबाइल नंबर याद रखना है, 2 8 18 32 50 72 98, है ना। इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन को याद रख पाएंगे। अब हम लोग को यह समझना है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन याद कर लिए तो इसका क्या यूज होने वाला है। तो जरा ठीक से ध्यान देना है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है ना। परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं। याद रहे कि ये Z क्या है, तो ये Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम लोगों का द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मास नंबर। तो A को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या और Z को बोलते हैं परमाणु संख्या। तो इन दोनों को अभी हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे। पहले अभी हम यूज क्या है जरा उसको समझते हैं। यहाँ पर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसका मतलब कि सबसे पहला कक्षा है K। तो K में गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में गया, K में। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन K में गया, है ना। तो बच गया क्या गो, 4 गो। तो अब यहाँ पर फिर गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया L। तो याद रखना है कि अगर हम लोग को बोलेगा कि कार्बन का विन्यास लिखने के लिए, तो आंसर होगा 2 और 4। आंसर क्या होगा, 2 और 4। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है,
तो बाह्यतम कक्षा में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 8 पूरा करने के लिए इसको 4 चाहिए। 4 है, अगर इसको और 4 मिल जाएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 पूर जाएगा। तो चूंकि इसको 8 पुराने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो याद रखना है कि कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कुछ स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन कितना बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो ठीक से ध्यान देना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8 और द्रव्यमान संख्या है 16। तो इस 8 को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो 8 को हम लोग दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं 2 और 6, है ना। ये हो गया K कक्षा और ये हो गया L कक्षा। तो इसके लास्ट अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 6 है, अगर इसको 2 मिल जाएगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। तो याद कर लीजिए कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, है ना। इसी तरीका से हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7 और द्रव्यमान संख्या है 14। तो अगर हम लोगों को इसका विन्यास लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे, तो पहला कक्षा में गया 2, है ना, और दूसरे कक्षा में हम लोग का आ गया यहाँ पर 5। तो इसको 8 पुराने के लिए, ये हो गया L कक्षा में, इसको 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 पुराने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो यहाँ 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 बॉन्ड बनाया। इसको 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए, तो 4 बॉन्ड बनाया। इसको 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनाया। तो याद रखना है कि ये 8 पूरा करने को हम लोग बोलते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। तो हर परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 पुराना चाहता है अस्थायी होने के लिए। तो इसको अस्थायी होने के लिए 8 चाहिए, तो 8 में 2 घट गया, इसलिए कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा। सल्फर का परमाणु संख्या है 16। तो अगर हम लोग सल्फर का निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा, 16 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ये गया K कक्षा में। उसके बाद आया 8 गया किस में, L कक्षा में। तो K कक्षा की कैपेसिटी 2 है, उसके बाद L कक्षा कैपेसिटी 8 है। तो KL, इसके बाद कौन आता है, M। तो यहाँ पर हो गया 10, तो बच कितना आ गया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6। तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो अंतिम कक्षा में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन गया। तो 6 गया, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब सल्फर बनाएगा 2 बॉन्ड। सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। तो इस तरीका से हम लोग बता सकते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है ना। तो इसी तरीका से अगर हम लोग फास्फोरस को ले लें, फास्फोरस, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, 15। तो 15 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2, 8 और 5। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। इसका मतलब फास्फोरस बनाएगा कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बॉन्ड बनाता है। ये हम बेसिक बताएं, इसमें बहुत सारा चीज़ है, अभी हम इजी वे में लेकर के चल रहे हैं। क्यों इसको बताया मैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का यूज होना है और हाइड्रोजन का यूज होना है। तो जरा हाइड्रोजन को भी आप लोग समझ लीजिए, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो 1 होता है, तो इसका मतलब इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये गया किस में, K कक्षा में। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन 8 ने पुराता है, हाइड्रोजन 2 पुराता है। याद रखना है कि हाइड्रोजन अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। हाइड्रोजन जो है वो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, वह डुप्लेट रूल फॉलो करता है, मतलब वो 2 पुराना चाहता है। तो इसके पास में 1 है और इसको 1 और चाहिए। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 1 है और इसको 1 और चाहिए, इसको 2 पुराना है। तो 1 है और 1 और चाहिए, इसलिए 1 बॉन्ड बनाता है। तो ये याद कर लीजिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कहीं पर भी देखिए तो समझ जाना है कि 4 बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन कहीं पर भी देखिए समझ जाना है कि 1 बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन कहीं पर भी देखिए समझना है कि 2। अच्छा, 2 बॉन्ड वो ऐसे भी बना सकता है और वो 2 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है। तो याद रखना है कि उसी तरह सल्फर है, तो सल्फर का 2 बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है। तो याद रखना है कि 2 बॉन्ड बनना है। नाइट्रोजन कहीं पे भी मिलेगा वो हमेशा 3 बॉन्ड ही बनाएगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कौन कितना बॉन्ड बना सकता है। इसको उतारिए।
अब अगला आप लोग क्वेश्चन लिखिए, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? अगला क्वेश्चन लिखिए, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन लिखिए, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है? तो जरा समझ लीजिए, पहले याद रखना है कि प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या कहते हैं। जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु संख्या होगा। अगर कोई पूछेगा कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 क्यों है, तो बोलना है कि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है, इसलिए उसका परमाणु संख्या 6 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 क्यों है? इसका मतलब उसके नाभिक में 20 प्रोटॉन है, इसलिए उसका परमाणु संख्या 20 है। तो याद रखना है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन को कहते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ध्यान क्या देना है आप लोगों को कि परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। तो परमाणु संख्या को सूचित करते हैं जेड से, है ना। और ये बराबर हो गया प्रोटॉन के, तो फॉर्मूला बन गया जेड बराबर पी। फॉर्मूला क्या बन गया? जेड बराबर पी। याद रखना है कि परमाणु संख्या कुछ नहीं होता है, जितना प्रोटॉन होता है उसी को परमाणु संख्या कहा गया है। तो प्रोटॉन और परमाणु संख्या ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो अगर क्वेश्चन आया कि परमाणु संख्या क्या है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये हो गया हम लोग का नाभिक, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक, जिसका इंग्लिश नाम है न्यूक्लियस। इसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक, है ना। और इसके चारों तरफ गोल गोल हो गया कक्षा। तो इस नाभिक में रहता क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखना है प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन उदासीन है। तो हम लोग को क्या जानना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। इसे जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आंसर लिख लीजिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। लिखा गया? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। तो वहां पे फॉर्मूला लिख लीजिए, जेड बराबर पी। जेड बराबर पी। जेड बराबर पी लिखा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, द्रव्यमान संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्वेश्चन लिखिए, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? लिख लिए, द्रव्यमान संख्या क्या है? तो जरा समझिए, इस नाभिक में दो कण है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। कहता है इन दोनों को जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ है वही है द्रव्यमान संख्या। तो इसका मतलब कि नाभिक में है प्रोटॉन और नाभिक में है न्यूट्रॉन, तो इन दोनों का जो योगफल है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को सूचित करते हैं किससे? ए से। तो फार्मूला बन जाएगा ए बराबर पी प्लस एन। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि ए बराबर होता है पी प्लस एन, मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस क्या? न्यूट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन तो परमाणु संख्या है। तो हम लोग पी के जगह पर जेड रख सकते हैं। पी के जगह पे क्या रख सकते हैं? जेड, है ना, जेड। और यहाँ पे प्लस में है एन। ये जेड इधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो हम लोग को अगर किसी में न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। ये कैसे आया समझ में आप लोगों को? यहाँ पर ये जो जेड था ये प्लस में था, बराबर किधर आया? तो ये हो गया जेड माइनस ए माइनस जेड, और यहाँ पे बच गया एन। तो अगर हमको किसी का भी न्यूट्रॉन निकालने बोलेगा तो उसके द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, द्रव्यमान संख्या क्या है, उसके आंसर में लिखिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है ना। तो फॉर्मूला लिखिए ए बराबर पी प्लस एन। ए बराबर पी प्लस एन। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए, लिखिए वहां पर न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया ए माइनस जेड। उतारिए इसको। तो हम लोग अभी देख लिए कि परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन है, तो फॉर्मूला बन गया जेड बराबर पी। और दूसरा देखें द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन। और अगर किसी में न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देना है ना। तो जरा यहाँ पे ध्यान देना है। तो अभी हम लोग देख लिए कि जेड बराबर जो होता है वह पी होता है, ठीक है। और दूसरा देख लिए कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला है ए माइनस जेड। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो हम लोग के पास बच गया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि दो तरह का परमाणु है। ये जो एटम है ये दो तरह का है ना। एक है न्यूट्रल और एक है आयनिक। न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, जिस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो जब चार्ज नहीं दिखेगा तो उसको उदासीन कहेंगे। और आयनिक मतलब उस पर प्लस होगा या माइनस होगा। तो जैसे Na सोडियम पर एक प्लस दिख जाए, या फिर ऑक्सीजन पर 2 माइनस दिख जाए, नाइट्रोजन पर 3 माइनस दिख जाए, तो जिस पर चार्ज दिखेगा है ना, कैल्शियम पर 2 प्लस आ जाए, तो याद रखना है कि जिस पर चार्ज दिखेगा प्लस या माइनस उसको हम लोग आयनिक कहेंगे। और जिस पर कोई चार्ज नहीं दिखेगा उसको हम लोग उदासीन कहेंगे। इसका मतलब परमाणु दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन परमाणु और एक आयनिक परमाणु। अगर परमाणु उदासीन है तब उसमें फॉर्मूला होता है Z बराबर P बराबर E। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह परमाणु संख्या के बराबर तब होता है जब वो परमाणु क्या हो, उदासीन हो। लेकिन अगर परमाणु आयनिक है तो उसमें Z बराबर P तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बराबर तब होगा जब वो उदासीन होगा और इलेक्ट्रॉन बराबर तब नहीं होगा जब वो क्या होगा, आयनिक होगा। तो इसको जरा एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए कि हम लोग को पूछा कि सोडियम में बताना है 3 चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23। तो परमाणु संख्या को सूचित करते हैं Z से और द्रव्यमान संख्या को सूचित करते हैं A से। तो हम लोग को इसमें बताना क्या क्या है, हम लोग को इसमें बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जरा समझना है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं मतलब ये उदासीन है, और उदासीन के लिए फॉर्मूला होता है Z बराबर P बराबर E। मतलब जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है, 11। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है A माइनस जेड, है ना। तो A कितना है, A है 23, तो यहाँ पर A हो गया 23। और Z कितना है, Z है 11, तो यहाँ पर रख देंगे 11। तो 23 में से 11 गया, तो 23 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। इसका मतलब कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन जो है वो कितना है, वह 12 है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं समझ में आया आप लोगों को। एक बार फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन। इसका परमाणु संख्या 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। तो हम लोग को बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु संख्या 8 है तो परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो अगर ये 8 है तो प्रोटॉन भी 8 है। इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो समझ जाना है क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। और न्यूट्रॉन निकालना है तो 16 में से 8 गया, तो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
समझ रहे हैं? न्यूट्रॉन के लिए एक अलग से फॉर्मूला याद रखना है कि अलग से क्या याद रखना है कि a माइनस जेड द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाने पे क्या निकलता है? न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछे कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है? हम लोगों को पता है कि 118 तत्व है, 118 में से मात्र हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक होता है और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है। तो अगर हम लोगों से पूछा इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा? परमाणु संख्या एक है तो प्रोटॉन एक, अगर इस पर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक और न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो 1 माइनस 1 बराबर क्या? 0। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखना है कि 118 में से इकलौता हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है, केवल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में केवल क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी एक और प्रोटॉन भी एक होता है ना? तो हम लोग ये देख लिए किसको? उदासीन वाले को। अब हम लोग देखेंगे किसको? आयनिक वाले को। तो पहले आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए, Z बराबर P बराबर E तब होगा जब परमाणु उदासीन होगा, और Z बराबर P और नॉट इक्वल टू E तब होगा जब परमाणु क्या होगा? आयनिक होगा। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल। उतारिए इसको तेजी में। तो हम लोग ये तो देख ले कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। हम लोग को देखना है कि आयनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो जरा ठीक से ध्यान देना है। आयोनिक एटम, अब आयोनिक एटम अगर है तो ये याद रखना है कि इसमें Z बराबर P होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो उसको भी अभी हम लोग समझेंगे। अब अगर आयनिक है ना, तो वो दो तरह का चार्ज दिखा सकता है, प्लस और माइनस। तो प्लस कब आएगा? तो प्लस तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, है ना, और माइनस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। लॉस का हिंदी है त्याग और ये है ग्रहण। तो याद रखना है कि प्लस चार्ज तब आता है जब त्याग होता है और माइनस चार्ज तब आता है जब ग्रहण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग प्लस चार्ज को दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण माइनस चार्ज को दिखाएगा। और ये प्लस माइनस आता कैसे है उसको भी जरा समझते हैं, ध्यान देना यहाँ पे आप लोगों को। सोडियम है, मान लीजिए कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किए। तो हमको जानना है कि सोडियम पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। वैसे तो हम बता दिए कि लॉस होने पे प्लस आता है, पर जानना है कि लॉस होने पे प्लस ही क्यों आता है, माइनस क्यों नहीं आता है। तो जरा ठीक से ध्यान देना है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है। तो परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। परमाणु संख्या को दिखाते हैं Z से और द्रव्यमान संख्या को दिखाते हैं A से। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं मतलब ये उदासीन है ना, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने के बाद ये हो जाएगा आयनिक। तो इस पर चार्ज आएगा, इस पर चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो 11, प्रोटॉन पूछेगा तो 11 और न्यूट्रॉन पूछेगा तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए में Z घटाते हैं। तो ए कितना है? 23 में से 11 गया, कितना हो गया? 12। इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 है। अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था 11 और 11 में से एक ठो निकाल दिए। तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा? तो अब हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन बच गया 10। प्रोटॉन तो नहीं निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, प्रोटॉन नहीं घटेगा। तो प्रोटॉन अभी भी कितना है? प्रोटॉन अभी भी है 11। अब निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन तो अभी भी कितना होगा? 12। तो याद रखना है कि लॉस और गेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, ना तो प्रोटॉन का होता है ना ही न्यूट्रॉन का। ये दोनों नाभिक में रहता है और नाभिक से कण निकलता नहीं है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का ही गेन हो सकता है। तो यहाँ 11 था, एगो निकल गया, कितना बचा? 10। अब हमको ये जानना है कि लॉस होने पे प्लस क्यों आता है। तो ठीक से समझना है कि यहाँ पे प्लस ही क्यों आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है माइनस और प्रोटॉन है प्लस और न्यूट्रॉन है उदासीन। तो यहाँ पर चार्ज इसलिए नहीं आया क्योंकि माइनस और प्लस बराबर है। जितना ऋणावेशित कण है उतना ही धनावेशित कण है। तो प्लस और माइनस का संख्या बराबर है, तो इसलिए दोनों कैंसिल कर दिया, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आया। तो कोई पूछेगा कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। तो उदासीन तभी होगा जब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 10 माइनस है अब प्लस क्या है 11 है, तो 10 माइनस 10 प्लस को हटा देगा, 10 माइनस 10 प्लस को हटा देगा तो क्या बच जाएगा, एगो प्लस बच जाएगा। यहाँ पर 10 माइनस है तो 10 प्लस को हटाएगा तो क्या बचेगा, एक प्लस, इसलिए इसके ऊपर में एक प्लस देते हैं। तो कोई पूछेगा कि लॉस करने पे प्लस क्यों होता है, तो कहना है कि लॉस करने पर इलेक्ट्रॉन घट जाता है और बढ़ कौन जाता है, प्रोटॉन, तो जो बढ़ जाता है उसी के चार्ज को यहाँ पर दिखाते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 है, तो नाइट्रोजन में अगर कोई चार्ज में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 7, प्रोटॉन भी हो गया 7 और न्यूट्रॉन अगर पूछेगा तो 14 में से 7 गया तो ये भी 7। और अब अगर हम बोलें कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देना है, गेन मतलब ग्रहण करना, लेना, तो लेना है तो हमको जानना है कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले था क्या गो, इलेक्ट्रॉन था पहले 7 गो, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ले लिया, तो 7 था 3 लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। यहाँ पर प्रोटॉन जितना था उतना ही रहेगा, प्रोटॉन घटता बढ़ता में है और न्यूट्रॉन भी घटता बढ़ता में है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो चार्ज इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लस और माइनस बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्लस है 7 गो और माइनस है 10 गो, तो 7 प्लस 7 माइनस को हटा देगा, 7 प्लस 7 माइनस को हटा देगा, तो कै गो माइनस बच जाएगा, 3 गो माइनस बच जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर 3 माइनस आएगा। तो याद कर लो कि गेन करने पर माइनस आता है और लॉस करने पर प्लस आता है, इसलिए हम इस बात को लिखवाएं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया कि त्याग करेंगे तो प्लस आएगा और ग्रहण करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो इसी तरीका से हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम Ca, परमाणु संख्या होता है 20 और द्रव्यमान संख्या होता है 40, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20, इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 20 और इसमें न्यूट्रॉन, तो 40 में से 20 गया, कितना बचेगा 20। अब हम लोग को यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा रहे हैं, तो हमको जानना है कि कैल्शियम पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो जरा ठीक से समझना है, इलेक्ट्रॉन पहले 20 था, अब 20 में से 2 तो घट गया, लॉस करवा दिया, त्याग करवा दिया, तो 2 को घट गया, तो 2 को घट गया, तो अब कितना बच गया 18। प्रोटॉन पहले 20 था और बाद में भी 20 रहेगा, न्यूट्रॉन भी 20 था और बाद में भी 20 रहेगा। याद रहे ये दोनों नाभिक में रहता है, नाभिक का जो कण होता है वो घटता बढ़ता इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों बराबर है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए ये उदासीन है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि माइनस का संख्या 18 है और प्लस का संख्या 20 है, तो जो बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ आएगा। तो ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो बड़ा है प्लस, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। तो कै को प्लस आएगा, तो 18 माइनस 18 प्लस को कैंसिल कर देगा, तो कै को बच जाएगा 2 को बच जाएगा, इसलिए कैल्शियम के ऊपर कै प्लस आएगा, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर परमाणु पर चार्ज है तो देखिए ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो याद रखना है कि Z बराबर P तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कब बराबर नहीं होता है, जब उस पर चार्ज होता है, और अगर चार्ज नहीं है तो देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर होता है। ऐसे कंडीशन में Z बराबर P बराबर E, तो याद रखना है कि ये तब होगा जब परमाणु उदासीन होगा और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, अगर परमाणु क्या होगा, आयनिक होगा। उतारिए आप लोग इसको, तो लिख लिए आप लोग। तो अब हम कुछ क्वेश्चन बना के लाने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, इसमें आप लोगों को निकाल के लाना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। फास्फोरस 1531, ये जो नीचे वाला है परमाणु संख्या है Z, और ये जो ऊपर वाला है द्रव्यमान संख्या है A। उसके बाद है पोटासियम 1939, हीलियम 24, फ्लोरीन 919, ऑक्सीजन 816, एल्युमिनियम 1327, मैग्नीशियम 1224 और फास्फोरस 1531। इस सब में आप लोगों को निकाल के आना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो या कुछ बात बताना हो, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
8877777723। कॉल करने का टाइम होगा शाम में 5 से 6। 5 से 6 में आप लोग कॉल कर सकते हैं शाम में, और जो भी बात आप लोगों को बोलना हो, कुछ भी समझाना हो, कुछ भी बताना हो, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके शाम में 5 से 6 हमसे बात कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नहीं जुड़ पाए उनको बताएं इस चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच इस वीडियो को शेयर करें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। ये लेक्चर आज कंप्लीट नहीं हो पाया, एक लेक्चर और बेसिक क्लास में हम लोग और लेंगे, है ना। थैंक यू। समझ में आया क्या? लाइक, कमेंट, Comment, शेयर share एंड and subscribe.